सुनिए जी, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। कभी भी भयंकर बारिश शुरू हो सकती है। घर की हालत तो आप जानते ही हैं। घर की सारी छत टूटी हुई है। छत से बहुत पानी टपकता है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ सीमा, मैं कुछ करता हूँ। कारखाना जाकर देखता हूँ। अगर सेठ जी कुछ पैसे मुझे उधार दे देंगे तो मैं घर की छत की मरम्मत करा दूंगा। ठीक है। रमेश कारखाने की तरफ चल देता है और वहां पहुंचकर कारखाने के मालिक से कहता है, सेठ जी, बरसात शुरू हो गई है। मुझे घर की मरम्मत करवानी है। अगर घर की मरम्मत नहीं करवाई तो मुसीबत पड़ जाएगी। इसलिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए सेठ जी। मैं काम करके सारा पैसा चुका दूंगा। देखो रमेश, तुम तो जानते ही हो कि कारखाना घाटे में जा रहा है। हमारा कागज का कारोबार था, पर इस बरसात की वजह से काम बिल्कुल ठप पड़ गया है। इसीलिए हमें यह कारखाना बंद करना होगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पर मालिक, मैं तो आपसे उधार लेने के इरादे से आया था। उल्टा आप तो मुझसे मेरा रोजगार भी छीन रहे हो। ऐसे में मुझे काम कहाँ मिलेगा? अगर आप ऐसे मुझसे मेरा रोजगार छीन लेंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? रमेश, मैं तुम्हारी हालत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? सारा धंधा चौपट पड़ गया है। मुझे खुद अपने परिवार की चिंता हो रही है। इसलिए तुम जाओ और कहीं और काम ढूंढ लो, और मुझे भी अपने परिवार का पेट भरने के लिए कोई काम ढूंढना पड़ेगा, जिससे मैं अपने घर में राशन जमा कर सकूं, ताकि बरसात में मेरे परिवार को कोई दिक्कत ना हो। तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। ये सुनकर रमेश बहुत मायूस हो जाता है और जगह जगह काम ढूंढने लगता है। पूरा दिन भटकने के बाद भी रमेश को कहीं पर कोई काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो गई। सीमा को बोलकर आया था कि सेठ जी से पैसे उधार लेकर छत की मरम्मत करा दूंगा, लेकिन उधार तो मिला ही नहीं। उल्टा नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगते हैं। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे अब तुरंत घर जाना चाहिए, वरना सीमा अकेले घर कैसे संभालेगी? रमेश घर की तरफ चलने लगता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, एकदम से इतनी तेज बारिश। अब मैं घर कैसे जाऊं? तभी रमेश की नजर एक दुकान पर पड़ती है। थोड़ी देर इस दुकान पर बैठ जाता हूं, तब तक बारिश थोड़ी कम हो जाए और घर जाने का रास्ता भी मिल जाए। रमेश दुकान में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। भैया, बहुत भयंकर बारिश हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी बंद होगी। इस बारिश को देखकर लग रहा है कि इस बार ये बहुत कुछ करने वाली है। ऐसा क्यों बोलते हो भाई? भगवान ना करे ऐसा हो। शुभ शुभ बोलो भाई। अब मेरे शुभ अशुभ कहने से क्या ही होगा। सब लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार इतनी अधिक बारिश होगी कि सब जगह बाढ़ आ जाएगी। इसलिए गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपना घर छोड़कर दूसरे गांव या अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो भाई? क्या सच में इस गांव में बाढ़ आ सकती है? हाँ भाई, सभी लोग ऐसा ही कह रहे हैं। कल सुबह मैं भी अपने परिवार को लेकर शहर में अपने भाई के घर जा रहा हूँ। यह सुनकर रमेश बहुत डर जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर सच में इस गांव में बाढ़ आ गई तो मेरे परिवार का क्या होगा? बारिश रुके या ना रुके, मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना होगा। क्या हुआ भाई? आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं भाई, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इतनी बारिश में जाना सही नहीं होगा। इतनी बारिश में जाने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। अरे भाई सुनो तो। रमेश बिना जवाब दिए तेज बारिश में घर की तरफ चलने लगता है। हर तरफ पानी भरा हुआ है। रमेश गहरे पानी में डरते डरते चलने लगता है और बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है। जैसे ही घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे घर में पानी भरा हुआ था। आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था। सीमा, तुम ठीक हो ना? बच्चे ठीक है ना? हाँ, ये देखिए, मैंने बच्चों को पलंग पर बिठा दिया है। घर में पानी बढ़ता ही जा रहा है। पिताजी,
मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पानी को रोक दीजिए ना, वरना मैं डूब जाऊंगी। बेटी घबराओ नहीं, बारिश अब बस बंद ही होने वाली है, फिर सारा पानी अपने आप निकल जाएगा। आप तो कह रहे थे जी कि आप सेठ जी से कुछ पैसे उधार लेकर छत की मरम्मत करवाएंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ इंतजाम? नहीं, उल्टा नौकरी भी चली गई। दिन भर काम ढूंढा, कुछ नहीं मिला। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? इस घर का तो अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बारिश बहुत तेज हो रही है। इतनी तेज बारिश में ये घर कब गिर जाए कुछ पता नहीं। ऐसे में कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेकर? तुम चिंता मत करो, भगवान है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ हमारी मदद करेंगे। वो हमें ऐसे मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे। रमेश और सीमा दोनों बच्चों को लेकर रात भर बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। हाँ, अभी लाती हूँ। सीमा बाहर आकर रमेश से कहती है, सुनिए जी, बारिश में खाने पीने का सारा सामान बह गया। बच्चों को भूख लगी है। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। अब उन्हें मैं खाने के लिए क्या दूं? अरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं कुछ इंतजाम करने जाता हूँ। रमेश फिर से काम की तलाश में निकल जाता है और थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम करके आता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। रोज रोज बरसात में रमेश और सीमा बच्चों को लेकर बारिश के रुकने का इंतजार करते रहते हैं। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। ऐसे कब तक चलेगा जी? घर में पानी भरने से घर खोखला हो गया है। मुझे अब इस घर में बहुत डर लगता है। ये घर कभी भी गिर सकता है। अब कर भी क्या सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। तभी तेज तूफान आया और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और रमेश का पूरा घर ढह गया। ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, हमारा घर भी टूट गया। अरे भगवान का शुक्र है कि सिर्फ घर ही टूटा है। बच्चे और हम दोनों बाहर ही हैं, वरना पता नहीं क्या होता। पर सीमा, अब ऐसे में हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? बच्चे बारिश में बीमार हो जाएंगे। अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी है ना, मुकेश भैया, आपके जिगरी दोस्त, उनके यहाँ चलते हैं। आज रात उनके यहाँ काट लेंगे। वो दोनों बच्चों को लेकर तेज बारिश में मुकेश के घर की तरफ चलते हैं। और मुकेश का दरवाजा खटखटाते हैं। इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मुकेश दरवाजा खोलकर घर से बाहर आता है। अरे रमेश, तू पूरे परिवार के साथ यहाँ इस समय? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मुकेश भाई। तेज बारिश की वजह से हमारा घर टूट कर बह गया है। इतनी तेज बारिश में बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई रमेश, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लेता, पर अपनी भाभी को तो तू जानता ही है, वह कभी नहीं मानेगी। उल्टा मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। और वैसे भी मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि तेरा पूरा परिवार रख सकूं। इसीलिए मुझे माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है मुकेश? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुझे भगा रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई। एक ही रात की तो बात है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैं सब समझता हूं रमेश, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर लो। मुकेश इतना कहकर अपने घर के अंदर चला जाता है। ये लो पकौड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? रमेश और उसका पूरा परिवार बारिश की वजह से अपना घर टूट जाने के कारण एक रात के लिए यहाँ रुकने की मदद मांग रहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। पर रमेश तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुसीबत में कई बार हमारी मदद की है, तब भी आपने उसे ऐसी मुसीबत में भगा दिया।
अरे भाग्यवान, मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है जो हर किसी को ऐसे ही रख लूं। और रही बात दोस्ती की, तो मैं किसी से भी तब तक ही दोस्ती रखता हूं जब तक मुझे उससे कोई फायदा हो। अब वह खुद सड़क पर आ गया है, तो अब क्या ही मेरी मदद करेगा। अरे थोड़ा तो भगवान से डरिए। मुसीबत आते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा न हो कि आपका यह घमंड आपको ही ले डूबे। ऐसा कभी नहीं होगा। चलो तुम पकौड़े खाओ। मुकेश बरसात के मजे ले रहा था। उधर रमेश और उसका पूरा परिवार तेज बारिश में सड़क पर भीग रहे थे। आपने हमेशा मेरा दोस्त करके मुकेश भैया की कई बार मदद की, हर परेशानी में उनके साथ दिया, और उन्होंने एक रात के लिए भी दोस्ती नहीं निभाई। सीमा, किसी ने सही कहा है, बुरे वक्त में कौन अपना है कौन पराया तभी पता चलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुकेश मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकता है। ये सब देखकर आज मेरा दोस्ती पर से विश्वास उठ गया। मामा, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। क्या हम ऐसे ही भीगते रहेंगे? बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो मेरे बच्चों, जल्दी हम कोई रहने की जगह ढूंढ लेंगे। जैसे ही सीमा ने राजू को गले से लगाया तो वो चिल्ला पड़ी, हे भगवान, राजू को तो बहुत तेज बुखार है, ये तो ठंड से कांप रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, जल्दी चलो। जैसे तैसे वो बारिश से बचते हुए मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, मेरा घर तेज बारिश की वजह से टूट गया है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश में भीगने की वजह से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। हमारी मदद कर दीजिए। एक रात अपनी हवेली में पनाह दे दीजिए। अरे, तुम गांव वालों ने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है। जब जिसका मन किया मुंह उठाकर यहाँ मदद मांगने चला आया। मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे मालिक हैं। आप तो गांव के कर्ता धर्ता हैं। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मुखिया हूं तो क्या हुआ? मैंने क्या तुम सबकी मदद करने का ठेका ले रखा है? जाओ जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें अभी अपने नौकरों से धक्का देकर निकलवा दूंगा। मुखिया जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। ये बारिश में और रहा था, इसकी जान को खतरा हो सकता है। हम हवेली के किसी भी कोने में रात बिता लेंगे और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। कृपा करके हम पर इतना सा उपकार कर दीजिए। लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग। आधी रात को परेशान कर दिया, जाते हो यहाँ से या अपने नौकरों से धक्का देकर बाहर निकलवा दूं। और याद रखना, आज के बाद मुंह उठाकर यहाँ मत आना। मुखिया जी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उनके आदमी ने उन्हें हवेली से निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी किसी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी मदद नहीं की। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया है लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता और बुरे वक्त में तो कोई किसी का साथ नहीं देता। आप हिम्मत मत हारिए जी। इस बुरे समय में हमें और हमारे बच्चों को भी सबक मिलेगा। भगवान हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। कैसे रखूं हिम्मत? दिल कर रहा है कोई तो ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए जिससे अपने बच्चों के सिर पर एक ऐसी छत बना दूं जिसे आंधी तूफान भी ना हिला पाए। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। और जिन्होंने आज हमारी मदद नहीं की, हमारे बुरे समय में जिन्होंने हमसे मुंह फेर लिया, एक दिन भगवान उनकी आंखें जरूर झुकाएंगे। रात भर वो ऐसी ही बारिश में भीगते रहे और अपनी किस्मत को रोते रहे। तुम यही पेड़ के नीचे बच्चों के साथ रहना। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूं। ठीक है, पर जल्दी आएगा। राजू की तबीयत बहुत खराब है। रमेश खाने पीने और राजू की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं हो रही थी तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। तभी मुकेश उधर से गुजरा। अरे भाई रमेश, तेरे इतने बुरे दिन आ गए कि तुझे ऐसे पेड़ की छांव में रहना पड़ रहा है। मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ।
बस मुकेश, समय समय की बात है। आज तुम्हारा समय है, इसलिए आज तुम हम पर हंस लो। भगवान ने चाहा तो कल मुझे भी मौका जरूर मिलेगा। सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड क्यों कर रहे हो? कोई जादू मिल गया है क्या जो इतना घमंड कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही खाली पेट खुश रहो, क्योंकि तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं है। मुकेश मजाक बनाकर चला तो जाता है, लेकिन रमेश और सीमा मुकेश की बातें सुनकर मायूस हो जाते हैं। तुम दिल पर मत लेना इसकी बात को, मैं जरा कुछ काम देख कर आता हूं। ठीक है। रमेश काम की तलाश में एक जंगल से गुजर रहा था। लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। काम ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहां पहुंच गया। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही रमेश वापस लौटने लगता है तो हैरान रह जाता है। ये तो कोई साधु बाबा है जो ध्यान में बैठे हैं, पर यह क्या? पेड़ की इतनी बड़ी टहनी इनके ऊपर गिरने वाली है। अगर मैंने उन्हें तुरंत नहीं बचाया तो उनकी जान चली जाएगी। रमेश उनकी तरफ दौड़ता है और उन्हें धक्का देकर एक तरफ कर देता है, जिससे बाबा का ध्यान टूट जाता है। कौन हो तुम, युवक? तुम्हारी वजह से हमारी तपस्या भंग हो गई। क्षमा करना बाबा, पर अगर मैं आपको धक्का नहीं देता तो ये पेड़ की टहनी आपके ऊपर गिर जाती, जिससे आपको खतरा हो सकता था। ये क्या? तुम्हारे तो हाथ पर चोट लगी है। हमें बचाने के लिए तुमने खुद चोट खाई। असंभव। आज के दौर में भी इतने अच्छे इंसान होते हैं। धन्यवाद बाबा, मैं जरा जल्दी में हूं, चलता हूं। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठहरो युवक। बाबा, आपको कोई मदद चाहिए? तुमने हमारी जान बचाकर पहले ही हमारी मदद कर दी। अब हमारी जान बचाने के बदले अपना इनाम लेकर नहीं जाओगे? इनाम? कैसा इनाम? तुमने हमें जीवन दान दिया है युवक। बदले में हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम मिट्टी को चाहो तो सोना कर दो, कागज को चाहो तो लोहा कर दो, यहां तक कि जमीन और आसमान को भी एक कर दो। परंतु क्या बाबा, बताइए ना। परंतु अगले 1 महीने तक ये वरदान काम नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा बाबा? तुम्हें अगले 1 महीने तक उसी पेड़ के नीचे रहना होगा। लोगों के ताना बाने भी सहने होंगे, भूखा भी रहना होगा, पर किसी को जवाब नहीं देना, किसी से शिकायत नहीं करनी। अगर तुम ये सहन नहीं कर पाए तो वरदान टूट जाएगा और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और याद रखना, जब सब कुछ बदल जाएगा तो तुम्हें हमेशा मजबूर और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। अगर अपने अच्छे समय में स्वार्थ किया, लालच किया, तो भी यह वरदान तुरंत नष्ट हो जाएगा। मैं सब समझ गया बाबा। मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरूंगा। धन्यवाद बाबा। रमेश वहां से चला जाता है। अगले ही पल बाबा धुएं में कहीं गायब हो जाते हैं। दिन बीतते रहे। रमेश और उसका परिवार मुसीबतों का सामना करने लगे। एक बार रमेश अपने पुराने काम के कारखाने पहुंच जाता है। अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम काम की तलाश में आए हो तो लौट जाओ। मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ अभी कोई काम नहीं है। अरे नहीं मालिक पो, मुझे काम नहीं चाहिए। मैं तो आपसे ये कागज लेने आया था। क्या मैं इनमें से थोड़े से कागज ले सकता हूँ? वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। तुम और तुम्हारा सारा परिवार पेड़ के नीचे जीवन बिता रहे हो। इतनी बरसात में इन कागजों का क्या करोगे? मालिक, मुझे इन कागजों की बहुत जरूरत है। आप मेहरबानी करके इन कागजों को मुझे दे दीजिए। ठीक है, जितने चाहे ले जाओ। वैसे भी अब ये मेरे किसी काम के नहीं है। धन्यवाद मालिक। रमेश कारखाने से ढेर सारे कागज लेकर अपनी पत्नी सीमा के पास पहुंच जाता है। ये क्या, इतने सारे कागज? इन कागजों का क्या करना है आपको? मैं इनका घर बनाऊंगा, एक खूबसूरत सा घर। क्या बकवास बातें कर रहे हो? ऐसी बरसात में सीमेंट का घर तो रुका नहीं। कागज का घर क्या खाक रुकेगा? उसकी तुम फिक्र मत करो। मेरा दिल कहता है
ये जरूर रुकेगा। अरे पर सुनो तो, तुम चलो मेरे साथ। क्या जाने क्या चल रहा है इनके दिमाग में। हम यहाँ कागज का घर बनाएंगे, एक खूबसूरत सा घर। कागज का घर बरसात में भला कैसे टिकेगा? लोग हंसेंगे जी हम पर। अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे यकीन पर भरोसा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करती जाओ। इस जगह को साफ करने में और कागज का घर बनाने में मेरी मदद करो। ठीक है, आप जैसा ठीक समझे। वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं और कागज का घर बनाने लगते हैं। ये देख गांव के सारे लोग, मुकेश और मुखिया जी भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। भाई रमेश, माना कि तेरे बुरे दिन चल रहे हैं, पर उसमें ऐसा पागलपन करने का क्या फायदा? हाँ, मुकेश बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तेरा सीमेंट मिट्टी का घर तो टिका नहीं, ये कागज का घर क्या खाक टिकेगा। वही तो मैं भी कह रहा हूं। लगता है रमेश का दिमाग खराब हो गया है। बेचारे को दिमाग के इलाज की जरूरत है। अरे इस पागल आदमी को समझाओ कोई। छोटा बच्चा है क्या जो कागज का घर बना रहा है? बचपन में कागज की नाव बनाते थे, शायद वो नहीं बना पाया होगा, वही शौक अब पूरा कर रहा है। हाँ, एकदम सही कहा भाई। ये सुनकर गांव के सारे लोग रमेश और उसकी पत्नी पर हंसने लगते हैं और सीमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उनको जवाब देने जाने लगती है। तभी तुम उन्हें कुछ भी नहीं कहोगी, कोई जवाब नहीं दोगी, क्योंकि अगर हमने सब्र नहीं किया तो हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा और हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं जी, और आप ये सब क्या सब्र का बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस थोड़ा सा समय दे दो, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। ठीक है, जैसा आप बोलो। भगवान करे बस किसी तरह इन लोगों का मुंह बंद हो जाए। सारे लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, पर वो चुप रहे। ऐसे ही कई दिन लगातार काम करने से रमेश ने एक शानदार सा कागज का घर तैयार किया। वो इतना खूबसूरत था जिसे देख सबके होश उड़ गए। ये घर कितना खूबसूरत है, इसके आगे अपना घर तो छोटा लग रहा है। मुखिया जी की हवेली भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। अरे है तो कागज का ही। एक बार बारिश होने दो, फिर देखना इस कागज के घर की क्या हालत होती है। रमेश अपनी पत्नी को सब सच बता देता है। मुझे एक बाबा ने वरदान दिया था कि यदि मैं अपने हाथों से कागज को भी छू दूं तो कागज भी लोहा बन जाएगा। अब मैं इसको छू कर देखता हूं कि बाबा का वरदान सच होता है कि नहीं। रमेश ने अपने हाथों से दीवार को छुआ और बोला, हे भगवान, ये कागज का घर लोहे का हो जाए। आंधी, बाढ़, आग और तूफान भी इसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तुरंत ही एक बिजली कड़की और वो कागज का घर लोहे से भी मजबूत हो गया। हे भगवान, ये तो सच में कमाल हो गया जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब हमारे बच्चों को बारिश में नहीं रहना पड़ेगा। उनके सर पर भी अब एक छत होगी, वो छत जिसके गिरने का कभी डर नहीं होगा। वो दोनों इस बात की खुशी मना ही रहे थे, तभी तेज तूफान, आंधी और बारिश शुरू हो गई। बारिश का कहर हर तरफ बरसने लगा। अरे भागो भागो, बारिश आ गई, बारिश आ गई। अरे भाई, बाढ़ आ गई, सबके घर डूब रहे हैं, सबके घर टूट टूट कर बिखर रहे हैं। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी इस तेज बारिश में ढह गई। हे भगवान, ये आपका कैसा कहर है। उस बारिश में पूरे गांव के घर टूट टूट कर बिखर रहे थे। तभी एक आदमी चिल्लाया, पूरे गांव में बस रमेश का घर ही सही सलामत बचा है। इतनी तेज बारिश में भी उसके घर का कुछ नहीं बिगड़ा। हमें केवल रमेश के घर से ही मदद मिल सकती है। क्या बक रहे हो? हवेलियां तक बह गईं और तुम कागज के घर की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम मत करो मेरी बातों पर यकीन। मैं तो जा रहा हूँ रमेश से मदद लेने। ये सुनकर मुकेश, मुखिया और सारे गांव वाले भी रमेश के घर के सामने पहुंच जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है। हमारे इतने मजबूत घर इस बारिश में टूटकर बह गए। यहाँ तक कि मुखिया जी की मजबूत हवेली तक टूटकर बिखर गई, और रमेश का ये कागज का घर इतनी बारिश में वैसे का वैसा ही खड़ा है। अरे ये तो सच में कमाल हो गया। कागज का घर कैसे इतनी मजबूती से खड़ा है?
अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। अभी हमें रमेश के घर में पनाह लेनी होगी, वरना हम सभी लोग इस बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। हाँ, जल्दी से रमेश के कागज के घर में चलते हैं। गांव के सभी लोग रमेश के घर पहुंचते हैं। रमेश, मेरे भाई, जब तक यह बाढ़ नहीं रुकती, मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में रख लो, वरना हम सभी इस बाढ़ में डूब जाएंगे। हाँ रमेश, बस एक तुम ही हो जो मुझे और मेरे परिवार को बचा सकते हो। कृपा करके मुझे और मेरे परिवार को भी अपने इस घर में जगह दे दो। अरे इसमें पूछने की क्या बात है? आप सभी लोग जल्दी से अंदर आइए ना। सभी लोग अंदर आ जाओ। रमेश गांव के सभी लोगों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। तभी मुकेश और मुखिया जी को वह सभी बातें याद आ जाती हैं। आज पता चला सच्ची दोस्ती में कितनी बड़ी ताकत होती है। तुम्हारी गरीबी देखकर मैंने तुम्हें धुतकार दिया था। तुम्हें भी उस दिन ऐसे ही मदद की जरूरत थी, पर मैंने मदद नहीं की थी। उल्टा बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया था। मुकेश सही कह रहा है रमेश, मुझे भी अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड था, पर आज समय ने मुझे सच्चाई का सामना करवा दिया कि समय बहुत बलवान होता है और घमंड 1 मिनट में चकनाचूर हो जाता है। ऐसे ही समय पर मैंने तुम्हें अपने घर से धक्के देकर निकलवा दिया था, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे हमें अपने घर में पनाह दे दी। हमें माफ कर दो रमेश, आज हम तुमसे बहुत बड़ा सबक सीख चुके हैं। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूं रमेश, मुझे भी माफ कर दो। अरे आप सभी लोग माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने जो किया है वह मेरा फर्ज है, और आप लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया है, वही सबसे बड़ी माफी है। मैंने आप सभी को माफ किया। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और रमेश के घर में ठहर जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ भी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर को बनाने में जुट जाते हैं। साथ ही मुखिया जी ने एक बहुत अच्छी नौकरी रमेश को दे दी थी, जिससे रमेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।